19वीं सदी के मध्य में पूरे यूरोप में सस्पेंशन ब्रिज गिरने की घटनाएं हो रही थीं। उनकी औद्योगिक केबलें तूफानी मौसम में उधड़ घिस जाती थीं और अपने डेक के भार के कारण टूट जाती थीं। तो जब जॉन रोबलिंग नामक एक जर्मन अमेरिकन इंजीनियर ने न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सस्पेंशन ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा, तो शहर के अधिकारियों का संशय स्वाभाविक था। पर मैनहट्टन में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और ब्रुकलिन से आने वाले नियमित यात्री नदी पर जाम लगाए रहते थे। फरवरी 1867 में सरकार ने रोबलिंग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यूरोपीय ब्रिज की विफलताओं से बचने के लिए रोबलिंग ने हाइब्रिड ब्रिज मॉडल तैयार किया। सस्पेंशन ब्रिज से उन्होंने विशाल केबलों की डिजाइन ली, जिन्हें सेंट्रल पिलर सहारा देते थे और इन केबलों को हर किनारे पर एंकर किया जाता था। ये डिजाइन लंबे डेक को सहारा देने के लिए आदर्श था, जो छोटी छोटी ऊर्ध्वाधर केबलों से लटकते थे। पर रोबलिंग के मॉडल में केबल स्टेड ब्रिज से भी प्रेरणा ली गई थी। ये छोटी संरचनाएं अपने डेक तिरछी केबलों के सहारे थामती थीं और ये केबलें सीधे सपोर्ट टावर को जाती थीं। ये अतिरिक्त केबलें जोड़कर रोबलिंग ने न केवल ब्रिज की स्थिरता बढ़ाई, बल्कि उसकी एंकर केबलों पर पड़ने वाला भार भी घटाया। कुछ अन्य ब्रिज में भी ऐसी ही डिजाइनें इस्तेमाल हुई थीं, पर रोबलिंग की योजना के विस्तार ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया था। उनके नए ब्रिज के डेक की लंबाई 480 मीटर थी, यानी अब तक बने किसी भी सस्पेंशन ब्रिज की 1.5 गुना थी। चूंकि डेक के 14,680 टन भार से कोई भी मानक हेम्प रोप टूट जाती, अतः उन्होंने अपने प्रस्ताव में 5,600 किलोमीटर से भी अधिक मेटल वायर से ब्रिज की केबलें बनाने की बात रखी थी। इतने सारे भार को सहारा देने के लिए टावरों की ऊंचाई समुद्र तल से 90 मीटर होनी आवश्यक थी, यानी वो पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊंची संरचना बन जाते। रोबलिंग को पूरा विश्वास था कि उनकी डिजाइन काम करेगी, पर 1869 में साइट का सर्वे करते समय एक नाव ने उनके पैर को डॉक से टकराकर कुचल दिया। 1 माह के भीतर टेटनस से उनकी मृत्यु हो गई। भाग्य से जॉन रोबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन भी एक प्रशिक्षित इंजीनियर थे और उन्होंने अपने पिता की भूमिका संभाल ली। अगले वर्ष टावर की नींव का काम आखिरकार शुरू हो गया। निर्माण का पहला चरण सबसे चुनौतीपूर्ण था। चट्टानी नदी तल पर निर्माण में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था जिसकी परख अब तक न के बराबर हुई थी। वो थी न्यूमैटिक केसन्स। कर्मी इन लकड़ी के वायुरोधी बक्सों को नदी में उतारते थे, जहां पाइपों के एक सिस्टम से इनमें प्रेशराइज्ड हवा भरी जाती थी, जिससे पानी बाहर निकल जाता था। पानी बाहर निकल जाने पर कर्मी एयरलॉक की मदद से इन बक्सों में घुसते और नदी तल का उत्खनन करते। खुदाई के दौरान वे केसन के ऊपर पत्थरों की परतें रख देते थे। जब वे चट्टानी नदी तल तक पहुंचे तो उन्होंने उसे कंक्रीट से भर दिया, जिससे वो टावर की स्थायी नींव बन गई। इन केसन्स में काम करना खराब और खतरनाक था। इन बक्सों को केवल मोमबत्तियों और गैस लैंप से प्रकाशित किया जा सकता था, जिससे इनमें कई बार आग लगती और कर्मियों को इनसे निकालना पड़ता। इनमें पानी भर जाता। इससे भी खतरनाक थी एक रहस्यमयी बीमारी, जिसे द बेंज कहा जाता था। आज हम समझते हैं कि ये डीकम्प्रेशन अस्वस्थता है, पर उस समय इससे ग्रस्त कर्मियों को अकारण दर्द होता था या चक्कर आते थे और कई कर्मियों की इससे मृत्यु भी हो गई। 1872 में इससे चीफ इंजीनियर की जान जाते जाते बची थी। वॉशिंगटन बच तो गए, पर उन्हें लकवा मार गया और वे बिस्तर पर पड़ गए। पर एक बार फिर रोबलिंग परिवार ने अपनी अदम्यता साबित की। वॉशिंगटन की पत्नी एमिली ने न केवल अपने पति और इंजीनियरों के बीच संवाद कायम रखा, बल्कि उन्होंने जल्द ही परियोजना का दैनिक प्रबंधन भी संभाल लिया। दुर्भाग्य से ब्रिज की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। 1877 आ चुका था और निर्माण बजट से आगे तथा शेड्यूल से पीछे था। इससे भी बुरी बात, पता चला कि ब्रिज के केबल कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें घटिया वायर बेचे थे। यदि जॉन रोबलिंग के डिजाइन में ढेरों फेलसेफ उपाय न होते तो ये दोष घातक साबित होता। अतिरिक्त वायरों से केबलों की मजबूती बढ़ाने के बाद उन्होंने एक एक पीस करके डेक को लटकाया। इस ब्रिज को बनने में 14 वर्ष, आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी अधिक पैसा और रोबलिंग परिवार के 3 सदस्यों के जीवन भर की मेहनत लगी। पर जब 24 मई 1883 को ब्रुकलिन ब्रिज अंततः खुला, तो उसकी शान देखते ही बनती थी। आज भी ब्रुकलिन ब्रिज अपने पुराने केसन के ऊपर शान से खड़ा है, जो गॉथिक टावरों और एक दूसरे को काटने वाली केबलों को सहारते हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी का एक गेटवे गढ़ती हैं। यदि आपको इतिहास के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के सबक हमें आज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं।